तो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू वन शॉट सीरीज फॉर सीए इंटर जीएसटी। ये हमारा फोर्थ पार्ट है और इसके पहले के वीडियोस ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो ये पार्ट जो है रिवीजन का, उसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहे होंगे। सर, टाइम ऑफ सप्लाई का रेलेवेंस क्या होता है वो पहले अपन एग्जाम वाइज देख लेते हैं। तो अभी तक तो देखो, लास्ट 6 अटेम्प्ट्स में वो एक ही बार पूछा गया है 5 मार्क्स का। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली और हर एंगल से, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है आईएमपी। तो इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसको बहुत कम इज्जत दी है, लेकिन पिछले 10 अटेम्प्ट में आप देखोगे तो बार बार पूछा जा रहा है। बट 6 अटेम्प्ट के एनालिसिस में वो सिर्फ एक ही बार पूछा जा रहा है। तो प्लस ये इंपॉर्टेंट है, तो कि ये चांसेस रहेंगे कि ये आ जाएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो इसके लिए पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो थ्योरेटिकली इसका रेलेवेंस क्या होता है वो समझते हैं। थ्योरेटिकली टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये रहेगा कि आपको क्या करना है वो समझ लो बैकग्राउंड। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। तो पहले अपन बैकग्राउंड समझते हैं। सपोज गवर्नमेंट जो जीएसटी लॉ है, जीएसटी लॉ के अंदर गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि आप जो गुड्स या सर्विस का सप्लाई करते हो, सप्लाई पे वो जीएसटी लेना चाह रही है। ठीक है, ये बात सबको सेटल हो गई है कि गुड्स और सर्विस के सप्लाई पे गवर्नमेंट क्या लेना चाहती है, जीएसटी लेना चाहती है। तो गवर्नमेंट जीएसटी लेना चाहती है, ये तो बात हो गई। बट अब बात ये होगी कि कब और कैसे, कब एंड कैसे। क्या ये ईयरली जाना है, क्या ये मंथली जाना है, ये डिपेंड करता है कि इनवॉइस के रूल्स क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई के रूल्स क्या बोल रहे हैं, प्लस रिटर्न्स प्लस टैक्स पेमेंट। ये सारे रूल्स मिला के जो क्रक्स बता रहे हैं वो आपको एक लाइन बता दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप जीएसटी को मंथली पे करें। मंथली, जैसे सपोज अपने टाइमलाइन है, टाइमलाइन में पहला महीना होता है अप्रैल। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी आप सप्लाई अप्रैल में करोगे, जितने भी सप्लाई 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप जितने भी सप्लाई करोगे, उसकी इनवॉइस लेवल डिटेल आप यहाँ नेक्स्ट मंथ के 10 तक दे दीजिए। और उसका टैक्स पेमेंट आप अगले महीने की 20 तारीख का कर लीजिए। सिमिलरली अगर आप बात करोगे मई महीने की, मई मंथ का, जो भी आप 1 मई से लेके 31 मई तक का जितना भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन्स का जो इनवॉइस लेवल डिटेल है वो 10 तारीख तक दे दीजिए गवर्नमेंट को। और उसका टैक्स पेमेंट 20 तारीख तक कर दीजिए। तो गवर्नमेंट का पैटर्न ये बेटा कि मंथ खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ सक्सीडिंग मंथ, उस मंथ की 10 तारीख तक इनवॉइस लेवल डिटेल चले जानी चाहिए गवर्नमेंट के पास, और 20 तारीख तक गवर्नमेंट को टैक्स पटा देना है अपने को। ठीक। तो टाइम ऑफ सप्लाई का रेलेवेंस यहाँ पे आता है कि आपने सपोज एक ट्रांजेक्शन किया सप्लाई का या सेल का, बोल लो ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई, या आपने ट्रांजेक्शन किया, तो इसका अगर टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स किया गया अप्रैल में, तो आपको अप्रैल की जो ड्यू डेट्स मई में आएगी उसमें टैक्स पटाना है। अगर इसका टाइम ऑफ सप्लाई सेट किया गया मई में, तो आपको मई की जो ड्यू डेट्स आएंगी जून में, वहां पे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हुआ जुलाई में, तो जुलाई के बाद अगस्त महीने में उसके ड्यू डेट्स आ जाएंगे। तो बेटा बिजनेसमैन क्या चाहेगा पता है, टाइम ऑफ सप्लाई को डिले करना चाहेगा कि चलो यार इस मंथ सप्लाई हुआ है लेकिन मुझे टैक्स पटाना पड़ेगा, अगर मैं अभी दिखा देता हूँ तो इसको मैं डिले कर दूंगा, इसको मैं और पुश करूंगा सो दैट वो पैसे को मैं बिजनेस में यूज़ कर सकूं। और गवर्नमेंट चाहेगी अर्ली से अर्ली लेना। तो इसमें जो बीच का सटीक नियम जो है ना, वो टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा कि किसी भी ट्रांजेक्शन को कौन से महीने का सप्लाई मानना है, सो दैट गवर्नमेंट को उस महीने के रिटर्न में जाए और टैक्स पटा दिया जाए। तो टाइम ऑफ सप्लाई का रेलेवेंस क्या होगा बेटा, कि आप उस सप्लाई का जो रेलेवेंस है किस मंथ में आएगा वो आप फिक्स करते हो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर से। ठीक है, बहुत इजी रहने वाला है। इसमें हम नंबर ऑफ डेज की बात करेंगे और बहुत इजी कैलकुलेशन है। प्लस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए। तो आई होप आपने रेलेवेंस समझ लिया अब इस टॉपिक का, तो बैकग्राउंड आपको मिल गया है। तो समझ में आ गया वो टाइम ऑफ सप्लाई में बताएगा कि जैसे सपोज आपने एक सप्लाई किया, अब गुड्स और सर्विस का अलग अलग ये लोग करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें भी अलग अलग होती है। तो वहाँ पे वो पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि इनवॉइस की ड्यू डेट्स क्या है। उसके लिए इनवॉइस चैप्टर का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे रिवीजन में लाया जाएगा। फिर आप जब इनवॉइस समझ जाओगे तो इनवॉइस इशू होने के बाद टाइम ऑफ सप्लाई कब फिक्स करना रहेगा उसकी बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर।
चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा अपन थ्योरी पे आते हैं। सबसे पहले हम अभी जो बात कर रहे हैं ना, वो किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम वो गुड्स की बात कर रहे हैं। सर्विस की बात जो होगी वो सेकंड पार्ट में होगी इस रिवीजन वीडियो के। तो सबसे पहले देखो, आप इनवॉइस की बात करो कि इनवॉइस कब इशू करना है। जीएसटी लॉ आपको बताता है कि अगर आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, गुड्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का आप सप्लाई कर रहे हो, तो नॉर्मल केस के अंदर आप समझिएगा सेक्शन 31 ये बोलता है कि गुड्स के सप्लाई में इनवॉइस कब इशू होगा, या तो रिमूवल ऑफ गुड्स, जैसे आप अपनी शॉप से सामान बेचते हो, आप अपनी शॉप से सामान बेचते हो, तो जब आप शॉप से रिमूव कर रहे हो, या वेयरहाउस से बेचते हो तो वेयरहाउस से रिमूव कर रहे हो, तो रिमूवल के टाइम पे इनवॉइस इशू होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिमूवल। एक दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद नहीं, 30 दिन बाद नहीं, एट द टाइम ऑफ रिमूवल। जब सामान, सपोज ये सामान है, इसको मैं किसी को बेच रहा हूं, तो ये सामान जैसे यहां से निकल रहा होगा ना, निकलते समय आपका इनवॉइस इशू होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप रिसिपिएंट को डिलीवरी करते हैं, तो डिलीवरी के समय इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो गुड्स के केस में जब गुड्स रिमूव किया जा रहा है शॉप से या बिजनेस प्लेस से, उस समय या तो अगर आप किसी को डिलीवरी देते हो तो डिलीवरी के समय में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। कोई टाइमलाइन नहीं है इसके अलावा, एट द टाइम ऑफ रिमूवल और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इस टाइम पे इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक, अब इनवॉइस का डेट फिक्स हो गया कि कब इशू करना है गुड्स का इनवॉइस। ठीक, तो अब इसके टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है, ठीक, या तो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, जिस मंथ में, ठीक है, जिस दिन का मतलब होता है जिस मंथ में। हमेशा यहाँ पे डेट लिखी होती है, बट आप बेटा इंटरप्रेट कैसे करोगे, डेट नहीं, आप उसमें से महीना देखो। जैसे सपोज इनवॉइस की इशू डेट है, आज की डेट 18 अप्रैल, तो अपने को फोकस तो सिर्फ मंथ पे करना है, मंथ के हिसाब से आप टाइम ऑफ सप्लाई सेट कर रहे हो। अगर 18 मई होता तो यहाँ पे हम मंथ देख रहे होते हैं, मंथ का रेलेवेंस, डेट का रेलेवेंस उतना ज्यादा अभी तक नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन 12(2) सबसेक्शन ए क्या बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स क्या रहेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन डेट ऑफ इशू, आप जिस दिन इनवॉइस को इशू कर रहे हैं, या तो वो दिन, या तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर लॉ, जो आपने अभी पढ़ी, एज पर लॉ। अब कोई क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन में आपको अगर ये लिखा हुआ है कि डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, रिमूवल की डेट लिखी होगी सपोज से आज की 18/4, ठीक है, और आपको इनवॉइस की डेट लिखी होगी 20/4, ऐसा करके क्वेश्चन रहता है, अलग अलग डेट्स दी होती है, आपको पूछेगा बेटा टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, तो आपको पता है टाइम ऑफ सप्लाई का नियम क्या है, या तो इनवॉइस की डेट जो कि 20/4 है, या तो लास्ट डेट एज पर लॉ जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। इसके पहले आपने सेक्शन 31 पढ़ा, उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, अभी अपन गुड्स की बात कर रहे हैं, तो रिमूवल के समय इशू कर देना चाहिए था एज पर लॉ, एज पर लॉ 18 तारीख को इशू हो जाना चाहिए था, तो 1804 आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब आप ये पूछोगे सर कि ये तो दोनों एक ही मंथ में हो रहा है, तो बेटा अगर सपोज अपना एग्जांपल अपन चेंज कर लें कि अपन 18/4 को गुड्स को रिमूव कर रहे हैं और इनवॉइस हम 2 मई को इश्यू कर रहे हैं, तो अब तो फर्क आ जाएगा। और यही खेल खेलते हैं बिजनेसमैन लोग कि सामान तो दे देते हैं लेकिन इनवॉइस को बाद में इशू करते हैं। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस कब थी, 18/4 को ही इशू जाना चाहिए था एट द टाइम ऑफ रिमूवल, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स्ड एट अप्रैल मंथ, नॉट एज पर योर इनवॉइस। तो कई लोगों को मार्केट में ये मिथ होता है कि जिस महीने का इनवॉइस रहेगा ना, उसी महीने का आपको जीएसटी वाले रिटर्न में डालना है, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे नियम बना के रखे हैं कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसेस 18/4, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज फर्स्ट डेट ऑफ इनवॉइस, अगर आपने इनवॉइस को टाइम पे इशू किया होगा तो, और अगर टाइम पे इशू नहीं किया है तो उस केस में जो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एज पर लॉ लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स करना रहेगा। अब बीच में जीएसटी काउंसिल का एक नोटिफिकेशन आया था, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगा, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। ये क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट ऑन डेट ऑफ रिसीट। एडवांस के केस में, ये एडवांस के केस की बात कर रहे हैं, कभी भी गुड्स सप्लाई कर रहे हो, एडवांस फॉर गुड्स, ठीक है, सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं बेटा। गुड्स के केस में अगर एडवांस रहेगा तो एडवांस पे इन लोग कोई टैक्स का टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स नहीं कर रहे हैं, वो इनवॉइस जब इशू होगा उसके बेसिस पे करना है, एडवांस पे कुछ नहीं लगाना। लेकिन सर्विस के केस में एडवांस में वो टैक्स लेगा उसी समय जब आपको एडवांस मिल रहा होगा। सर्विस के केस में वो अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी आपको ये ध्यान रखना है कि गुड्स के केस में अगर एडवांस मिलता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया हुआ है, तो नोटिफिकेशन के थ्रू एडवांस पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स नहीं होगा, जब आप इनवॉइस इशू कर रहे होगे ना उस समय ही फिक्स होगा। ठीक, अब दूसरी बात ये हो रही है कि आरसीएम और इनवर्ट सप्लाई,
अब सर ये आरसीएम क्या होता है? अभी जो हमने बात की थी ना, ये नॉर्मल चार्ज की बात की थी, नॉर्मल चार्ज, ठीक है। अब सर ये आरसीएम नॉर्मल चार्ज कुछ कुछ आ रहा है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं वापस से। दो अपन ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक। जीएसटी के अंदर टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट नॉर्मली कौन करता है बेटा? नॉर्मली कौन करता है? सप्लायर। गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट नॉर्मली कौन करता है? सप्लायर करता है सर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं, निक नेम्स है। बट समटाइम्स, मैंने पहले रिवीजन वीडियो में बताया था, समटाइम्स कभी कभी ना जो रेसिपिएंट होता है ना, वो ज्यादा या तो ट्रस्ट वर्दी है या तो फिर ज्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड है, और सप्लायर अनऑर्गेनाइज हो सकता है। उस केस में गवर्नमेंट बोल रही है रिसिपेंट को कि बेटा तुम नॉर्मली क्या करते हैं, तुम नॉर्मली किसको देते हैं टैक्स? सप्लायर को देते हैं, और सप्लायर देता गवर्नमेंट को। लेकिन ना ये जो सप्लायर ना, इस पे भरोसा नहीं है, या ये इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, या ये टैक्सेबल पर्सन नहीं हो रहा है उस केस में। लेकिन आप तो बड़े हो ना बेटा, आप एक काम करो, आप डायरेक्टली मेरे को दे दो। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। जो आरसीएम आरसीएम का बोला जाता है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसका फुल फॉर्म है। और रिवर्स चार्ज का मतलब होता है रेसिपिएंट। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए, आपको डिफरेंस लिखना होगा, अभी तक समझ में नहीं आएगा तो लिख लीजिएगा। इस केस में रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ऑफ G+S गुड्स और सर्विस क्या करेगा? ये गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली टैक्स पे करेगा। डायरेक्टली टैक्स पेमेंट करता है, ठीक है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। अब कौन से केस में लगेगा उसके लिए सेपरेट रिवीजन वीडियो रहेगी, बट आप ये समझ के चलेगी कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे रेसिपिएंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पटाना है, उसको हम आरसीएम बोलते हैं, प्यार से निकनेम में आरसीएम केसेस। और ये जो आरसीएम केसेस रहेंगे, उस केस में आपका जो अलग से टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स किया जाएगा, ठीक। बाय डिफॉल्ट लॉ में जो भी बातें होंगी वो सप्लायर के एंगल से, नॉर्मल चार्ज के एंगल से बात होगी। बट जहां जहां वो रिसिपिएंट की बात कर रहा है, रेसिपिएंट वाली बातों पे, रिवर्स चार्ज पे, वो एक्सप्लिसिटली बोलेगा कि अभी जो बात हो रही है वो आरसीएम की बात हो रही है। अभी सिर्फ समझ लो कि आरसीएम का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होने वाला है, बट अदरवाइज आरसीएम हम अलग से, कि किस किस केस पे लगता है वो हम अलग से डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक। तो आरसीएम के केस में क्या होता है? सिंपल है, आपको तीन चीज का याद रखना है। तीनों में से जो भी अर्लियर हुआ, अर्लियर, उस पे टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स हो जाएगा। या तो जिस दिन आपने सामान को रिसीव किया, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे सप्लायर की बात नहीं कर रहे हैं, रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं। रेसिपिएंट जो कि गुड्स और सर्विस बाय कर रहा है। रेसिपिएंट का दूसरा नाम होता है बायर, बायर, बायर ऑफ गुड्स, ठीक है। ठीक, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट, और 31st डे, 31वां दिन, 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन में तीनों डेट्स दी होंगी, आपको पूछेगा टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, तो क्या है बता दो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपको तीन डेट लिखनी है सॉल्यूशन में, और आपको लिखना पड़ेगा 12, सेक्शन 12 के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज इज अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट्स। उसके अंदर पहला रिसीट ऑफ गुड्स है, दूसरा पेमेंट है, और तीसरा 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। इस डेट पे आपको जो भी अर्लियर रहेगा वहां पे आपको करना रहेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में बाकी सारी चीजें लेट होती है, फिर आपको खुद अपने दिमाग से याद रखना पड़ेगा कि हाँ यार इस केस में 31st डे वाला डेट रहता है, तो ये कंडीशन आपको लॉ याद रखना पड़ेगा, 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस। और मोस्ट ऑफ द केस में आपको यही टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स करा रहा होगा वो, ठीक है। तो विद दैट आरसीएम का खत्म हो गया। अब अगर ऐसा कोई इनवॉइस है जहाँ पे पेमेंट 1000 रुपये तक का है, तो 1000 रुपये तक वाली चीज़ में ना गवर्नमेंट ने बोला यार इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आप एक काम करो, आप खुद डिसाइड करो कि पहले मिल गया एडवांस एडवांस टाइप का छोटा छोटा अमाउंट, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई आप कैसे फिक्स करोगे वो आप डिसाइड करो। 1000 रुपये के लिए गवर्नमेंट इतना छिड़कानी नहीं कर रही है। अब इसके अलावा वाउचर्स का केस होता है। वाउचर का मतलब कूपन होते हैं ना, कूपन्स, कूपन समझते हैं आप? कूपन, जैसे आप डोमिनोज पिज्ज़ा खाने जाते हो, आपको नेक्स्ट टाइम के लिए कूपन मिल जाता है। आप आजियो से सामान परचेज करते हैं, आपको अगली बार के लिए कूपन मिल जाता है।
तो उसके टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि देखो कूपन में क्या होता है बेटा कि अभी आप जो परचेस किए उसके अगेंस्ट आपको कूपन मिल रहा है, बट वो कूपन का यूसेज कब होने वाला है, वो कूपन फ्यूचर डेट पे यूज होगा। फ्यूचर डेट पे रिडीम शब्द होता है, रिडीम। तो अलग अलग जो ऑफर्स चलते हैं ना मार्केट में, बड़ी बड़ी शॉप्स में ऑफर्स चलते हैं, वो आपको कूपन दे रहे होते हैं, कैशबैक कूपन, ये कूपन वो कूपन। तो वो कूपन का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड किया जाए, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ रही है, पैसा अभी दे रहा है, शॉपिंग अभी कर रहा है, लेकिन अभी सिर्फ कूपन मिल रहा है, और वो फ्यूचर डेट पे आप उसको परचेस करेगा, एक्चुअली कस्टमर है उसको रिडीम कराएगा। तो रिडेम्पशन के केस में देखो वाउचर ना दो टाइप के होते हैं। एक वाउचर होता है जिसको आप स्पेसिफिक वाउचर बोलते हो। स्पेसिफिक वाउचर मतलब वाउचर में लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली सामान क्या मिल रहा होगा, किसी भी डेट पे खरीदो, वैसे तो डेट भी लिखी होती है वाउचर के अंदर, तो उसमें एग्जैक्टली लिखा होता है, वाउचर में स्पेसिफिक लिखा रहता है कि भैया कौन से डेट पे और क्या सामान एग्जैक्टली आपको बोलेगा। जैसे मान लो डोमिनोज का, तो आपको सपोज से 5 पेपर पिज्जा, तो वो यही दे रहा होगा, उसकी साइज भी लिखी हुई है, या तो फार्म हाउस खिलाएगा या कुछ भी खिला दे, ठीक है। तो वो आपको एग्जैक्टली लिखा होता है कि मैं आपको सिर्फ फार्म हाउस पिज्जा ही दूंगा इस कूपन के अगेंस्ट में, और कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक होगा कि आप यही सामान बेचने वाले हो, स्पेसिफिक कूपन। तो सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, पहला केस इसको स्पेसिफाइड। तो जिस दिन आप वाउचर इशू कर रहे होगे ना, उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ऐसा वाउचर जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हो कि आइटम क्या मिलने वाला है, उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। तो क्वेश्चन बनेगा बेटा, डोमिनोज पिज्जा ने आपको एक रिसिपिएंट को एक वाउचर इशू किया, जिसमें वो 1 महीने बाद उसको एक फार्म हाउस पिज्जा ही देने वाला है, या कोई भी एक पर्टिकुलर पिज्जा देगा, तो उसका जो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर रहेगा ना, वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बट अदरवाइज एक और टाइप का वाउचर होता है जिसमें वो बोलता है कि क्या लेना है वो आप डिसाइड करो, बट मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ, वाउचर की वैल्यू ना 1000 होगी, वाउचर की वैल्यू 1000 रहेगी। 1000 वाले वाउचर की वैल्यू में से आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग यू कैन बाय, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं हुआ, स्पेसिफाइड वाउचर नहीं हुआ। अब अभी हमको पता ही नहीं है कि वो आगे जाके क्या लेने वाला है, तो आप क्या करोगे, इसकी फ्यूचर डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड की जाएगी। फ्यूचर डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई, जिस दिन वो वाउचर रिडीम हो रहा होगा, जिस दिन वाउचर रिडीम होगा मतलब यूज किया जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आजियो से आपने सामान परचेस किया, आजियो ने आपको कूपन दिया, ठीक है, आजियो ने आपको कूपन दिया, वो बोला कि 1000 रुपये का कुछ भी सामान खरीद लेना फ्यूचर की डेट पे, फ्यूचर डेट पे आजियो से कोई भी सामान खरीद लेना 1000 रुपये का। दिस विल बी कॉल्ड अनस्पेसिफाइड, मतलब इसके अंदर प्रोडक्ट स्पेसिफाइड नहीं था, प्रोडक्ट वॉज नॉट स्पेसिफाइड, एंड देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू द फ्यूचर डेट ऑफ रिडेम्पशन। क्लियर, ठीक है सर। नेक्स्ट, अगर आप रेसिडुअल केस, रेसिडुअल मतलब ऊपर वाले किसी भी केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा है, तो रेसिडुअल केस क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन एनी ऑफ द अबव सेक्शन। देन अगर आपका पीरियोडिक आप रिटर्न फाइल करते हो गवर्नमेंट को, जीएसटी रिटर्न्स, रिटर्न्स मतलब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, तो डेट ऑन विच सच रिटर्न इज फाइल्ड, ठीक है, या अदर केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जब उसकी मर्जी हो तब वो कर दे, ठीक है, अदर केसेस में, ठीक। नेक्स्ट लास्ट केस, इंटरेस्ट या लेट फीस और पेनाल्टी फॉर डिले इन कंसिडरेशन। पहले तो ये देखो, ये ना आपका टैक्सेबल होता है, जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होता है। अब सेक्शन 12(6) या 13(6), 13 वाला सेक्शन जो होता है सर्विस की बात करता है, 12 वाला जो सेक्शन है ना वो गुड्स की बात करता है। सेक्शन 12 इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज ऑन डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द एडिशनल वैल्यू। ये आपका ना ड्यू बेसिस पे नहीं हो रहा है, ये आपका रिसीट बेसिस पे हो रहा है बेटा। रिसीट किस केस के लिए, सिर्फ इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी के केस में जब आप उसको रिसीव कर रहे होंगे, जब आप उसको रिसीव कर रहे होंगे ना, सब सिर्फ रिसीट वाले डेट पे के हिसाब से, रिसीव वाले मंथ के हिसाब से आप उसका टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स कर रहे होगे। तो विद दैट अपना टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ओवर होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक। चलिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस थोड़ा सा अलग है, मैं गुड्स वाले में रिकॉल कर दे रहा हूँ आपको। गुड्स वाले पे एट द डेट ऑफ रिमूवल जो होता है ना, डेट ऑफ रिमूवल या डेट ऑफ डिलीवरी, वो आपकी इनवॉइस इशू करने का समय था, इनवॉइस इशू करने का समय था, ठीक है। बट इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, इनवॉइस का समय कब रहता है, एज पर सेक्शन 31, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई engaged in supply and taxable service, invoice shall be issued before or after the provision of service but not beyond 30 days, ठीक है। मतलब उसने कट ऑफ डेट डाल दी, जैसे सपोज एक डेट है, आपने सप्लाई कर दिया सर्विस का, सप्लाई ऑफ सर्विस कर दिया, और यहाँ से आपकी जो लास्ट डेट है ना इनवॉइस इशू करने की,
वो 30 डेज तक का टाइम मिला हुआ है आपको, मतलब 30 डेज पे आपका कट ऑफ लगता है, इस दिन लास्ट डे है, 30 डेज पे लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। किस केस में सर? सिर्फ सर्विस के केस में। गुड्स के केस में क्या था, रिमूवल के समय यहां पे आपको या तो सर्विस देने के पहले भी इनवॉइस इशू कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, बट नॉट बियॉन्ड 30 डेज। लेकिन आपकी सर्विस अगर बैंकिंग वाली रही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग वाली रही, तो ये 30 को ना 45 डेज कर दिया। 45 डेज का मतलब एक्स्ट्रा समय दे रहा है 15 दिन का बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बट बाय डिफॉल्ट जनरल लोगों के लिए 30 डेज का समय रहता है। सप्लाई होने के बाद 30 डेज तक आप उसका इनवॉइस इशू कर सकते हो। अब इसका रेलेवेंस देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई में। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक, पहले तो अपन बात करेंगे फॉरवर्ड चार्ज। सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई, अगर इनवॉइस आपका समय में इशू होगा, अगर इनवॉइस आपका समय पे इशू हुआ होगा ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब होता है विद इन 30 डेज, ऑन टाइम का मतलब होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विस। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट मतलब पैसा आना, विच एवर इज अर्लियर, इस केस में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर आपका इनवॉइस इज नॉट इशूड, नॉट इशूड विद इन टाइम रहेगा, तो डेट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, और डेट ऑफ रिसीट विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि देखो डेट ऑफ इनवॉइस तो है ही नहीं, क्योंकि आपने इनवॉइस को समय पे इशू ही नहीं किया था। सो देयरफॉर यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन वाली बात हो जाएगी कि आपने जिस दिन सर्विस को कंप्लीट किया, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर दोनों ही केस से आप नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब डेटा एसर्टेनेबल नहीं है, तो उस केस में रिसिपिएंट मेक्स एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जहां पे भी जिस डेट पे एंट्री होगी ना, उस डेट पे आप यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स कर रहे होगे। तो बेटा लेट्स रिकॉल फॉरवर्ड चार्ज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करना है। अगर आपने इनवॉइस को समय पे इशू किया होगा, समय पे इशू करने का मतलब होता है विद इन 30 डेज। ये कौन बताता है? सेक्शन 31 बताता है। ये अपन बाद में भी पढ़ रहे होंगे टैक्स इनवॉइस वाले जो चैप्टर है उसके अंदर, बट यहाँ पे उसका लॉ में रेफरेंस है, तो मैंने एक क्विक रिकॉल शुरू में ही करवा दिया आपको कि भैया 30 दिन का समय दे रहा है आपको, आपकी सर्विस दे दी आपने, 30 डेज के अंदर मैक्सिमम टाइम है। तो अगर आपका इस टाइम के अंदर हुआ होगा तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस नहीं इशू होगा तो ये इनवॉइस को यहाँ से हटाओ और कंप्लीशन वाला डाल दो, तो डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ रिसीट मतलब पैसा आने की डेट विच एवर इज अर्लियर। अब अगर दोनों ही असरटेनेबल नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री देख लो कब की हो रही है, उसके हिसाब से, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपने अपने लिए बनाई है, तो उसमें देख लिया जाएगा। ठीक है सर। अब यही अगर आरसीएम और इनवर्ट सप्लाई रहेगा, जैसे गुड्स के केस में 31st डे था, यहाँ पे सर्विस के केस में 31st की जगह 61 डे कर दिया है। आरसीएम आप समझ गए थे, रिसिपिएंट पे करता टैक्स, तो रिसिपिएंट जब टैक्स पे करेगा तो डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम सप्लाई ऑफ इनवॉइस। आप क्या बोल रहे हो गवर्नमेंट को कि ना मैंने पेमेंट किया ना मैंने इनवॉइस लिया है, तो क्या बोल रहा है 61st डे पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब वाउचर 1000 रुपए वाला जो वाउचर है, ठीक है, 1000 रुपए तक का जो पेमेंट होगा उसमें सप्लायर के ऑप्शन पे रहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेगा। वाउचर सेम रहेगा जैसे पहले अपन ने पढ़ा था ना, जैसे पहले अपन ने गुड्स के केस में पढ़ा था। अगर वाउचर में आइडेंटिफाइबल है कि सर्विस एग्जैक्टली कौन सी मिल रही होगी, सर्विस एग्जैक्टली कौन सी मिल रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आप अर्बन क्लैब से, ठीक है, अर्बन क्लैब आप जानते हो, अर्बन क्लैब वो इलेक्ट्रिशियन बेचते हैं, पार्लर वाले बेचते हैं, वो लोग सर्विस देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको अर्बन क्लैब से एक वाउचर मिला होगा, उसमें क्लियरली बोल रहा है कि अगले महीने आप एक काम करना, हेयर कट करा लेना, ठीक है, या एक इलेक्ट्रिशियन की सर्विस ले लेना। तो उसने क्लियरली बोला ना कि आपको कौन सी सर्विस देगा, तो जिस दिन डेट ऑफ इश्यू वाउचर रहेगा वो इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो रहा होगा। और अगर अर्बन क्लैब आपको ये बोले कि भैया 1000 रुपए की कोई भी सर्विस ले सकते हो, तो सर्विस उसमें आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो रिडेम्पशन की डेट जो होगी ना वो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी, मतलब रिडेम्पशन वाला मंथ। ठीक, रेसिडुअल केस मतलब जो ऊपर वाले केस में कवर नहीं हुए, उस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा वो क्या रहेगा। अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न मतलब जीएसटी का रिटर्न फाइल कर रहे होगे तो रिटर्न वाली डेट, या तो फिर जिस दिन वो टैक्स पटा दे स्वेच्छा से वो वाली डेट। अब इन सारे केसेस में फिर से इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनाल्टी के केस में क्या रहेगा, जिस दिन वो रिसीव करता है, जिस दिन ब्याज मिले। देखो वो पहले ओरिजिनल इनवॉइस की बात हो गई, ये उसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, सामने वाला आपको डिले पेमेंट कर रहा है, उसका अगर ब्याज, लेट फीस या पेनाल्टी दे रहा होगा, तो उस केस में क्या रहने वाला है कि रिसीट की डेट के हिसाब से कैश बेसिस पे उसका टैक्सेबिलिटी कराया जा रहा है। ठीक है, तो विद दैट छोटा सा टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक है। इसके जो स्टडी मेट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको सिर्फ डेट वाले क्वेश्चन है, डेट को बढ़ाना है,
प्रैक्टिस करिएगा, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे दोनों साइड के, गुड्स के 5 क्वेश्चन और सर्विस के 5 क्वेश्चन, तो आपका कार्यक्रम हो जाएगा। मेजर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पता है कहाँ पे होती है? अब आरसीएम वाले केस में क्या है, आपको 31st डे 30 दिन बाद नहीं बोल, 31वां दिन बोल रहे हैं, तो वो 31st डे निकालने की प्रैक्टिस, आरसीएम और सर्विस के केस में 61st डे निकालने की प्रैक्टिस, ये सारी प्रैक्टिस आप कर लोगे ना, तो 10 मिनट के अंदर आपका पूरा रिविजन कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होकर साफ हो जाएगा। ठीक है, तो विद दैट अपना इस टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट होता है। अपन मिलेंगे अगले रिवीजन में जिसमें अपन एग्जाम्शन की बात कर रहे होंगे। एग्जाम्शन का लिंक वैल्यू ऑफ सप्लाई से, वैल्यू ऑफ सप्लाई और बाकी जितनी भी वीडियोस की प्लेलिस्ट है ना, वो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी, आई को क्लिक करो, बाकी पूरे रिवीजन ढंग से करो। विद दैट ऑल द बेस्ट, और एग्जाम पास आया तो मेहनत बढ़ा दीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये टाइम बेटा हारने का नहीं रहेगा, अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना है जिससे हम बेहतरीन मार्क्स लेके आ जाएं, और आप ढंग से रिवाइज करोगे और साथ ही साथ 4-5 क्वेश्चन कर दोगे ना, तो आई डू अश्योर यू कि आपका जीएसटी में 50 में से 40-40 के आजू बाजू भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा ईजी है, इंटर का जीएसटी एक्सट्रीमली ईजी। अब पूरे ओवरऑल टैक्सेशन में से जितना कंटेंट इनकम टैक्स का उससे काफ़ी कम जीएसटी का कंटेंट रहेगा, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं मज़ेदार तरीके से। तो विद दैट मैं आपको अभी बाय बोलता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे होंगे, एग्जामिनेशन रिवाइज करेंगे। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर और बेहतरीन प्रैक्टिस करते रहिएगा।